स्टूडेंट्स, दिस इज रविभूषण भारती। वेलकम बैक टू माई क्लास ऑफ साइंस। आज हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। चलिए हम लोग समझते हैं केमिकल रिएक्शंस किसे कहते हैं। यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस को डिफाइन किया गया है। ए केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस ट्रांसफॉर्म्स इनटू न्यू सब्सटेंस। मतलब केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस है जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस मिलके एक नए सब्सटेंस का निर्माण करते हैं। ओके, नए सब्सटेंस का निर्माण करते हैं। ये जो नया सब्सटेंस बना इसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी? बिल्कुल अलग होगी। जिन सब्सटेंस से मिलकर बना है उनकी प्रॉपर्टी से इसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी? बिल्कुल अलग होगी। ठीक है, यहां पे मैं लिख रहा हूं विथ न्यू प्रॉपर्टी। ओके, जैसे एक एग्जांपल हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। H2O। H2O किन किन चीजों से मिलकर बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, है कि नहीं? तो जो हाइड्रोजन है वो खुद बर्न होता है और ऑक्सीजन क्या होता है? बर्निंग में हेल्प करता है। जबकि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना वाटर वो क्या करता है? आग को बुझा देता है। यानी कि जो वाटर की प्रॉपर्टी है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से क्या है? डिफरेंट है, बिल्कुल नई है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग केमिकल रिएक्शन। चलिए, एक यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, केमिकल रिएक्शन कैन नॉट बी रिवर्स बाय फिजिकल मेथड्स। ओके, यानी कि केमिकल रिएक्शन को हम लोग किसी फिजिकल मेथड से रिवर्स नहीं कर सकते हैं। जैसे हमने अभी वाटर का एग्जांपल देखा, तो वाटर को हम लोग किसी फिजिकल मेथड से जैसे एवोपोरेशन, डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन के मेथड से हम लोग क्या इसको फिर से रिवर्स नहीं कर सकते। मतलब कि हाइड्रोजन से फिर वाटर से हम लोग फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं बना सकते। इज दैट क्लियर? चलिए, अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ओके, केमिकल रिएक्शंस की कुछ विशेषताएं, केमिकल रिएक्शंस में क्या क्या होता है। तो पहला है चेंज इन स्टेट। तो केमिकल रिएक्शंस के फलस्वरूप जो रिएक्टेंट्स होते हैं, यानी कि जो केमिकल रिएक्शन में भाग ले रहे हैं, उनका स्टेट क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस के फलस्वरूप उसका स्टेट चेंज हो सकता है। दूसरा है चेंज इन कलर। केमिकल रिएक्शंस के फलस्वरूप जो सब्सटेंस रिएक्शन में भाग ले रहे हैं और रिएक्शन के फलस्वरूप जो नया सब्सटेंस बन रहा है, हो सकता है कि इस नए सब्सटेंस का कलर क्या हो? उनसे अलग हो जाए। तीसरा है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है? प्रेसिपिटेट का निर्माण होता है। अब ये प्रेसिपिटेट क्या है तो इसके बारे में हम लोग आगे समझेंगे और बहुत सारा जब हम इक्वेशन देखेंगे तो उसमें बहुत सारा प्रेसिपिटेट हमको देखने को मिलेगा। जो एक्वस सॉल्यूशन में जो सॉलिड मटेरियल अलग हो जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। ठीक, तो केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप गैस भी इवॉल्व होता है, रिलीज होता है। जैसे अगर हम लोग जिंक को H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में अगर रिएक्शन कराएं तो उसके फलस्वरूप हाइड्रोजन गैस क्या होता है? वहां से रिलीज होता है, वहां से निकलता है। ओके, तो हमने क्या देखा अभी? केमिकल रिएक्शन में केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होता है, यानी गैस भी रिलीज होता है। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है चेंज इन टेम्परेचर। तो केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप क्या हो सकते हैं? टेम्परेचर भी चेंज होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं क्विक लाइम। ठीक है, चूना के पत्थर में आप लोग जब पानी डालते हैं तो उसका क्या होता है? टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रेज हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए, अब है यूज ऑफ केमिकल रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ। हमारे डेली लाइफ में केमिकल रिएक्शन का क्या क्या यूज है, कहाँ कहाँ हमको देखने को मिलता है केमिकल रिएक्शन। पहला है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में केमिकल रिएक्शन होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। वो प्लांट्स क्या करते हैं? एनवायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, वाटर लेते हैं, ठीक है, और सनलाइट की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। फोटोसिंथेसिस के फलस्वरूप क्या बनता है? ग्लूकोज का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये भी क्या है? एक केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन जो है अगर उसको हम लोग खुले में छोड़ दें, उसको थोड़ा सा भी मॉइस्चर मिल जाए और ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर उसको हम रख दें तो क्या करता है? ऑक्सीजन का ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, यानी कि लोहा फेरस ऑक्साइड बना लेता है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन भी क्या है? केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। फेरस और ऑक्सीजन दोनों मिलकर फेरस ऑक्साइड बना लिया। ओके, उस तरह से रेस्पिरेशन भी क्या है? केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही का बनना भी क्या है? केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। और लास्ट पॉइंट है डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन का पचना भी क्या है? केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। हम लोग केमिकल रिएक्शंस को समझ गए। अब चलिए समझते हैं केमिकल इक्वेशंस को। तो केमिकल इक्वेशंस को समझने से पहले हम दो चीज जान लेते हैं, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स किसको बोलते हैं। तो लिखा है रिएक्टेंट्स, द सब्सटेंसेज विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। यानी कि वो सब्सटेंस जो कि केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स। और यहाँ लिखा प्रोडक्ट्स, द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। यानी केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप जो नया प्रोडक्ट बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट्स।
ठीक है, जो नया सब्सटेंस बनता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट्स। जैसे A प्लस बी, ठीक है, ये दोनों केमिकल रिएक्शन में भाग लिया, ये एक सब्सटेंस, दो अलग अलग सब्सटेंस हैं, ये केमिकल रिएक्शन में भाग लिए, केमिकल रिएक्शंस के फलस्वरूप एक नया सब्सटेंस बना C। ओके, तो केमिकल रिएक्शन में भाग कौन कौन लिया, कौन कौन पार्टिसिपेट किया, A और B। A और B को हम लोग क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट्स, ठीक है, और जो नया सब्सटेंस बना रिएक्शन के फलस्वरूप उसको हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट। ओके, चलिए, तो आप लोग रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट से परिचित हो गए। अब देखते हैं केमिकल इक्वेशंस को। ए केमिकल इक्वेशन इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन बाय द यूजेस ऑफ सिंबल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। जो केमिकल रिएक्शन में भाग ले रहे हैं रिएक्टेंट्स, इनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, और जो नया सब्सटेंस बन रहा है प्रोडक्ट, उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ही क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन। जैसे यहाँ पे केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है, व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न्ड इन एयर गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन तो लिख दिया कि जब मैग्नीशियम रिबन को हम लोग एयर की उपस्थिति में जलाते हैं तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ये रिएक्शन लिख दिया, लेकिन इसका हम लोग इक्वेशन कैसे बनाएंगे, है कि नहीं। तो मैग्नीशियम, जिसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम लोग Mg से, प्लस ऑक्सीजन को O2, ये दोनों मिलके बनाया एक नया सब्सटेंस जिसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। ठीक है, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट्स, और ये जो नया सब्सटेंस बना वो क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट। क्लियर है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं, ये Mg यहाँ पे कितना एटम है, एक, और यहाँ पे कितना है, एक, है कि नहीं, और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 एटम है, और यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना एटम है, एक है। तो ये जो है बैलेंस इक्वेशन नहीं है कि नहीं। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इस वीडियो में वो होगा बैलेंस इक्वेशन। ओके, तो चलिए इसको हम बैलेंस करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे लगा देंगे 2Mg प्लस O2, और यहाँ कर देंगे 2MgO। तो वहाँ पे देखिए 2 मैग्नीशियम के एटम हो गए, और यहाँ भी 2 मैग्नीशियम के एटम है कि नहीं, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन के 2 एटम, और वहाँ पे भी ऑक्सीजन के 2 एटम। चलिए, तो अब हम लोग बैलेंस इक्वेशन देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन। ओके, अ केमिकल इक्वेशन विच has an equal number of atoms of each element in the reactants and products is called a balanced equation। तो चलिए मेरे पास एक इक्वेशन लिखा हुआ है। ओके, तो हम लोग इसको कैसे चेक करेंगे कि बैलेंस है या अनबैलेंस है। तो चलिए चेक करते हैं। ठीक है, डेफिनेशन के बेसिस पे इसको हम लोग चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे Zn के कितने एटम हैं, 1 एटम है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट की तरफ चलेंगे और वहां पे चेक करेंगे कि Zn का कितना एटम है। तो यहाँ चेक करते हैं, यहाँ भी Zn का कितना एटम है, 1 है ना। अब है H2 हाइड्रोजन के यहाँ 2 एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं, है ना। अब हम लोग चलते हैं प्रोडक्ट की तरफ। तो प्रोडक्ट में हाइड्रोजन के पास कितना एटम है, हाइड्रोजन का कितना एटम है, 2, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है ना। अब SO को चेक करते हैं। तो SO का यहाँ SO4 है और यहाँ भी क्या है, SO4, यानी कि जितना नंबर ऑफ एटम्स इधर है उतना ही नंबर ऑफ एटम्स इधर भी हैं। क्लियर। तो ये इक्वेशन क्या है, बैलेंस है, पहले से ही क्या है, बैलेंस है। ओके, अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमें इक्वेशंस को बैलेंस करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों जरूरत पड़ती है। तो आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना, कि रिएक्शन के पहले यानी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स भाग ले रहे हैं उनका मास, जो प्रोडक्ट जो रिएक्शन के फलस्वरूप नया प्रोडक्ट बन रहा है उनका मास दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। पढ़े हैं ना आप लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में कि मास नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना। तो इसीलिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, इस कोई भी इक्वेशन को, केमिकल रिएक्शंस को, इक्वेशन को क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि इक्वेशंस को हम लोग बैलेंस कैसे करते हैं, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शंस। ओके, केमिकल इक्वेशंस लिख देते हैं। चलिए यहाँ पे एक केमिकल इक्वेशन लिखा हुआ है, इसको हमें चेक करना है कि बैलेंस है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ देखिए, तो फेरस के कितने एटम, 1। चलिए प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं, फेरस के कितने एटम, 3, है ना। यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम, यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 2 एटम है। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है ना, ऑक्सीजन के 1 एटम है, जबकि यहाँ पे कितना ऑक्सीजन का, 4 एटम। तो क्या ये बैलेंस है, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये अनबैलेंस है। और अनबैलेंस्ड इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं
एस्केलेटल इक्वेशन, ध्यान में रखिएगा, एस्केलेटल इक्वेशन भी हम लोग बोलते हैं। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं इसको हम लोग बैलेंस कैसे करेंगे, है कि नहीं, इसको हम लोग बैलेंस कैसे करेंगे। तो चलिए बैलेंस करके देखते हैं। यहाँ पे फेरस कितना है 1 एटम और यहाँ पे फेरस कितना है 3 एटम, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फेरस को क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। तो अगर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आप लोग एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जब भी हम इक्वेशन को बैलेंस करने जाएंगे तो वहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लाई होगा, ना कि जोड़ घटाव होगा, ओके। तो यहाँ पे 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे फेरस का 3 एटम हो गया और यहाँ पे भी फेरस का 3 एटम है, इक्वल हो गया। अब चलिए, अब यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना एटम, 2 एटम, और उधर भी हाइड्रोजन का 2 एटम, ये तो बराबर है। यहाँ पे ऑक्सीजन का 4 एटम और यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 एटम। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ 4 लगा देते हैं तो ये जो 4 है, आप लोग जैसे मैथ में पढ़े होंगे, ब्रैकेट के बाहर अगर जो नंबर मल्टीप्लाई में रहता है तो ब्रैकेट के अंदर दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करता है। आप लोग मैथ्स में पढ़े हैं ना, वही काम यहाँ पे भी होगा। ये जो 4 है एक बार H2 में भी मल्टीप्लाई करेगा और एक बार O में भी मल्टीप्लाई करेगा, ओके। तो यहाँ पे ऑक्सीजन तो 4 हो गया, ऑक्सीजन 4 हो गया, ठीक है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया, 8 हो गया, फिर गड़बड़ा गया कॉम्बिनेशन, है कि नहीं। तो अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे अगर हम 4 लगा दे तो देखिए, तो यहाँ भी हाइड्रोजन 8 हो जा रहा है, क्या हो गया कि नहीं हो गया। यहाँ देखिए फेरस 3 एटम्स, यहाँ भी फेरस 3 एटम, फेरस का 3 एटम, यहाँ हाइड्रोजन का 8 एटम, यहाँ भी हाइड्रोजन का 8 एटम, यहाँ ऑक्सीजन का 4 एटम्स और यहाँ भी ऑक्सीजन का 4 एटम्स, बराबर हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल। तो अब क्या इसको एस्केलेटल इक्वेशन बोलेंगे, बिल्कुल नहीं, अब ये क्या हो गया, बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। चलिए उसी तरह से इसको देखिए, H2 प्लस O2 मिलके क्या बनाया, H2O। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम, अब प्रोडक्ट में हम लोग चेक करते हैं, यहाँ भी क्या है, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं। अब ऑक्सीजन के यहाँ 2 एटम्स और यहाँ ऑक्सीजन के 1 ही एटम, तो क्या बैलेंस है, बिल्कुल नहीं। ये भी क्या है, एस्केलेटल इक्वेशन है। चलिए इसको हम लोग बैलेंस इक्वेशन में चेंज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 एटम्स है और यहाँ भी हाइड्रोजन का 2 एटम्स है, तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब करना है हमको यहाँ ऑक्सीजन को इक्वल करना है। यहाँ ऑक्सीजन का 2 एटम्स है और यहाँ ऑक्सीजन का 1 एटम है, तो बताइए यहाँ 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 जो है इस O में मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो गया ना ऑक्सीजन का, यहाँ भी 2 एटम और यहाँ भी 2 एटम, है ना। लेकिन हाइड्रोजन का फिर कॉम्बिनेशन गड़बड़ा गया, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 एटम हो गया और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना था, 2 एटम, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 लगा देंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे 2 लगाए तो यहाँ पे हाइड्रोजन का 4 एटम हो गया, कैसे, ये 2 × 2 हो जाता है, ओके। चलिए तो अब हम लोग इसके बाद क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। जो हमारा वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।